हमारी आज की कहानी है स्वाभिमान। विमला देवी कराहते हुए रसोई में खाना बनाने लगी। अपनी बीमार पत्नी विमला देवी को काम करता देख रोनित बाबू को बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें दुख हो रहा था कि उनकी बीमार पत्नी को काम करना पड़ रहा है। कुछ देर पहले उनका बेटा विहान जो कुछ कह कर गया था, घर में इतना बवाल मचाया था। बेटे की बातों को सोच सोच कर रोनित बाबू के दिल में तीर से चुभ रहे थे। इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, दोस्तों हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोनित बाबू को आज भी याद है जब वह अपने समय में नौकरी किया करते थे तो बेटे बहू कैसे उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। उनकी कोई जरूरत होती तो समय से पहले वह चीज हाजिर हो जाती, क्योंकि रोनित बाबू अपनी कमाई का पैसा अपने बेटे के हाथ में रख देते थे और सारे घर के काम बेटे ही संभालते थे। जब रिटायरमेंट हुआ तो जो पैसा मिला था वह सब बेटे के पास था। लेकिन एक दिन अचानक रोनित बाबू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अस्पताल में एडमिट कराया। वहां जाकर पता चला कि उनको हार्ट अटैक की बीमारी है। रिटायरमेंट के सारे पैसे लग गए, काफी खर्चा हुआ, परंतु भगवान की कृपा से रोनित बाबू फिर से स्वस्थ हो गए। परंतु दवाइयां अभी भी चल रही थी। लेकिन आज जैसे ही रोनित बाबू ने अपने बेटे विहान को बोला कि बेटे, मेरी दवाई खत्म हो गई है तो तू वह दवाई ला देना, और तेरी माँ को भी बुखार है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बेटा ऐसा करना, हम दोनों की दवाई ला देना। इतना सुनते ही विहान गुस्से में चिल्लाकर बोला कि आपका तो यही लगा रहता है, अब मेरे पास आपके ऊपर खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। रिटायरमेंट के सारे पैसे आप पर लग गए और अस्पताल का खर्चा कितना होता है यह आप जानते ही हैं। डॉक्टर मुंह देखकर दवाई तो देता नहीं, कुछ दिन ठहर जाइए, आपकी पेंशन आएगी तब ला दूंगा दवाई। अपने बेटे विहान को चिल्लाता हुआ देख विमला देवी कमरे से बाहर आती हैं और बोलती हैं कि बेटा ठीक है, तू दवाई बाद में ला देना, गुस्सा मत कर, खाना खा ले। कुछ दिन दवाई खाएंगे नहीं तो आपका कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं बाबूजी। और वैसे भी बुढ़ापे में 2-4 बीमारियां तो लगी ही रहती हैं, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें। मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है, आपकी पेंशन से भी इतना पैसा नहीं मिलता, जो मिलता है वह आप पर खर्च कर देता हूँ। आपके पैसे अपने पास तो रखता नहीं, जो आए दिन कुछ ना कुछ खर्चा लेकर बैठ जाते हैं आप। तभी विहान की पत्नी चिल्लाते हुए आई, क्या है विहान, कब से आवाज लगा रही हूँ आपको, जल्दी चलो वरना मूवी छूट जाएगी, सारा मजा खराब हो जाएगा। अच्छा, तो इनका ड्रामा देख रहे हो यहाँ, इनका तो यही लगा रहता है, जाते टाइम ही इन्हें सारे काम याद आते हैं, हद होती है यार। चलो तुम, और हाँ, आज हम खाना बाहर से ही खाकर आएंगे और थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए आप अपना खुद से देख लेना। नेहा यह सारी बातें बोलकर अपने पति विहान को लेकर चली गई। रोनित बाबू और विमला देवी ने बेटे बहू की बातें सुनकर चुप्पी साध ली, परंतु कुछ देर बाद बोले, देख रही हो विमला, हमारे बेटे को कैसे खरी खोटी सुनाकर जा रहा है। यह भी नहीं देख रहा कि माँ बाबूजी की तबीयत खराब है, कम से कम दवाई ला दो, और बुढ़ापे में खाना बनाने के लिए और कह गया है। याद है तुम्हें, जब यह बीमार हुआ करता था तो कैसे तुम्हारा पल्लू तक नहीं छोड़ता था, तुमसे गोद में चिपक ही रहता था और तुम सारी रात इसके लिए जागती थी। अजी हाँ, आप भी कैसे इससे कोसों दूर जाकर दवाई लाकर देते थे, इसके सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। पर पता नहीं हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो यह हमारे साथ ऐसा करता है। सब हमारे ही भाग्य का यह दोष है। चलिए, आप यह सब छोड़िए, मेरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई काढ़ा बनाकर पी लूंगी, बुखार उतर जाएगा।
और बैंक में कुछ पैसे पड़े होंगे तो जाकर निकाल लूंगी और आपके लिए दवा ला दूंगी। नहीं विमला, तुम्हें बुखार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही ले आऊंगा। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। ठीक है जी, मैं कुछ खाना बना कर लाती हूँ। विमला जी यह कहकर रसोई में जाती हैं और दोनों के लिए खाना बनाने लगती हैं। अजी देखो तो सही, सब्जी कैसी बनी है। चलिए खाना खा लीजिए। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, यह आपके लिए ठीक नहीं है। तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो हमारे ऊपर ही आफत आ जाएगी। समझाते हुए विमला देवी अपने पति रोनित बाबू को खाना खिलाती हैं। अब दोनों दंपति खाना खा लेते हैं और कमरे में लेट जाते हैं। अब अगली सुबह विमला देवी उठी, नाश्ता बनाया। बेटे बहू नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए और उनके पति अपनी दवाई लेने के लिए बाजार चले गए। विमला देवी ने घर का सारा काम निपटाया और अब वह आराम से बैठ गई। अपनी बेटी सुनैना को याद करने लगी कि लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, पराये घर के लिए होती हैं, पराया धन होती हैं और बेटे अपने होते हैं, हमेशा माँ बाप के साथ ही रहते हैं। परंतु बेटे की शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और वह ऐसा पराया हुआ है कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। उनके ऊपर किया गया एक एक पैसा उसे चुभता है। बेटा हमसे उकता चुका है। वह उस दिन को याद करती हैं जब उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे ओहदे पर नौकरी लगी थी। तब उन्होंने कैसे मोहल्ले भर में मिठाइयां बांटी थी। दोनों दंपति खुश थे, खुद को कितना भाग्यशाली समझ रहे थे। खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे कि बेटा काबिल हो गया, और क्या ही चाहिए। अब वह अपने बेटे की शादी कर घर में बहू लाना चाहते थे। जब रोनित बाबू से विमला देवी ने इस बारे में बात की तो पता चला कि विहान किसी लड़की को पहले से ही प्रेम करता है और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। बेटे की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ा और उन्होंने हामी भर दी। अपने बेटे की खुशी के लिए रोनित बाबू और विमला देवी ने नेहा से विहान की शादी धूमधाम से करवाई। अब दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए घूमने गए। तब नेहा अपने मायके वालों के लिए ढेर सारे तोहफे और कपड़े लाई थी और उसमें से ससुराल वालों के लिए कुछ भी नहीं था। तब भी विमला देवी ने इस बात को अपनी बहू नेहा की नादानी समझकर ऐसे ही जाने दिया था और कुछ नहीं बोली थी। शादी को महीना भर भी नहीं हुआ था और बहू नेहा ने विहान के साथ नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते। विमला देवी नाश्ता बनाती और टिफिन तैयार करके बेटे बहू को दे देती और घर का सारा काम खुद से ही निपटाती। अब देखते ही देखते 2 साल बीत गए। बहू ने सास ससुर को खुशखबरी तो दी, पर कभी उनके साथ थोड़ा सा वक्त ना गुजारा, कभी उनसे 2 बातें प्यार की नहीं की। यहाँ तक कि जब उसकी ननंद सुनैना अपने मायके आई तब उससे भी मुंह चढ़ा रहता, सीधे मुंह तक बात नहीं करती, हमेशा चिड़चिड़ी रहती है और अपने में ही लगी रहती हैं। सुनैना भी अपनी भाभी का बर्ताव जानती थी, इसलिए वह भी ज्यादा दिन वहां नहीं रुकती थी। अब दोनों दंपति अपने बेटे बहू की आदतों से खबरदार थे और सब समझ गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसे में ही रहने के लिए खुद को ढाल लिया था। अब जब रोनित बाबू अपने जॉब से रिटायर हुए तो वह सारा दिन घर पर ही रहते थे और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी विमला देवी के साथ व्यतीत करते थे। कुछ समय के लिए बाहर जाकर पार्क में बैठ जाते हैं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लगी और एक दिन अचानक रोनित बाबू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। जाकर पता चला कि रोनित बाबू को हार्ट की बीमारी है। अब रिटायरमेंट का जितना पैसा था वह सब रोनित बाबू पर लग गया। कुछ दिन वह अस्पताल में भर्ती रहे। जब उनकी तबीयत में सुधार आया तो वह घर आ गए।
रिटायरमेंट का पैसा तो खत्म ही हो चुका था, परंतु उसके साथ साथ माता पिता के लिए बेटे बहू की नजरों में सम्मान भी खत्म हो चुका था। अब वह पहले जैसे इज्जत रोनित बाबू और विमला देवी को नहीं देते थे। बात बात पर ताना मारना और उन्हें नीचे दिखाना बेटे बहू की आदत बन चुकी थी। हमेशा पैसों को लेकर कंजूसी करते थे। हालांकि उनकी अपनी पेंशन भी आती थी, लेकिन ज्यादा पेंशन नहीं होती थी। यह सारी बातें याद करते हुए विमला देवी यादों में लीन थी और इधर रोनित बाबू बाजार से दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में देखा गरम गरम कचौड़ियां बन रही हैं। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी विमला देवी को कचौड़ियां कितनी पसंद हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी कचौड़ियां खरीद ली और घर आ गए। विमला देवी की आंखें खुशी से चमक उठी कचौड़ियों को देखकर। अब दोनों पति पत्नी कचौड़ियां खा ही रहे होते हैं कि तभी उधर से बेटे बहू अपने ऑफिस से लौट आते हैं। अपने माँ बाबूजी को कचौड़ियां खाते देख बेटे का पारा चढ़ जाता है। वह बोलता है कि बाबूजी, यह सब क्या है? आपको जरा भी तमीज नहीं है क्या? यह फिजूल खर्च करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे, वैसे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। यह सारी बाहर की चीजें खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। वैसे तो आपके पास पैसे थे नहीं, अब कहाँ से आए यह पैसे? बाबूजी, बहू नेहा भी ससुर से सवाल करते हुए बोली। तब रोनित बाबू बोले कि बहू, मेरे पास थे, मैं उनसे ही दवाई लेकर आई हूँ। और वैसे भी तुम यह सब सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता? रोनित बाबू ने सटीक सा जवाब दिया। इस पर बेटा गुस्से में उबलता हुआ बोला कि बाबूजी, आपको तमीज नहीं है क्या अपनी बहू से बात करने की? यह क्या तरीका है आपका मेरी पत्नी से बात करने का? हद होती है बेशर्मी की। एक तरफ इनको दवाइयां चाहिए और दूसरी तरफ जुबान का चटोरापन कर रहे हैं। यह सब करने से तो बीमार पड़ेंगे ही, फिर सारे पैसे मेरे ही लगेंगे। आपको तो कुछ और दिखाई नहीं देता, पेंशन इतनी नहीं आती आपकी जो इतना खर्च करने में लगे रहते हो। थक चुका हूं मैं आप लोगों से। हम दोनों इतनी मेहनत से कमाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, कितना बोझ ढोना पड़ता है मुझे। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? आपको। विहान अपने मुंह से लगातार जहर भरी बातें उगलता गया। बेटे बहू की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर दोनों दंपति उदास हो गए। तब बहू भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह भी बोली कि सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, या तो टीवी देखते रहते हैं या फिर अखबार पढ़ते रहते हैं, बिजली का बिल ही बढ़ाते रहते हैं सारा दिन, और कोई काम तो है नहीं आपको। अरे, जब बाहर घूमने जा सकते हो, दवाई लेने जा सकते हो, सारा दिन निठल्ले से बैठे रहते हो, क्यों नहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते? कुछ काम करोगे तो घिस तो जाएगा नहीं कुछ आपका। और अगर ऐसे ही निठल्ले बैठे रहोगे तो आपके हाथ पैरों को जंग लग जाएगा, फिर हमें ही परेशानी होगी, तो आप बेकार ही जाओगे। और बेकार होना क्या, आप तो हो ही बेकार। इतने अपमानजनक शब्द सुनकर विमला देवी बोल पड़ी कि बहू, यह क्या है? कम से कम अपने ससुर का तो लिहाज करो। तुमसे कितने उम्र में बड़े हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें उनके साथ जीभ चोरी करते हुए? और क्या हम साल भर में ही बेकार हो गए? साल भर नहीं हुआ तुम्हारे ससुर को रिटायर हुए और तुम हमें बेकार कह रही हो? तब नेहा बोली, अरे तो सासू माँ, मैंने क्या गलत कह दिया? काम करने के लिए तो कह रही हूँ ससुर जी को, और आप बेकार नहीं हो तो क्या? हम सारा दिन कमाते हैं और आप निठल्ले से बैठे रहते हो, तो बेकार ही हुए ना। अब दूसरा कमा रहा है, आप खा रहे हो, तो काम के हम हुए और बेकार आप। अब इसमें सोचने समझने वाली बात ही क्या है? यह सुनकर विमला देवी की आंखें आंसुओं से भर गई। दोनों पति पत्नी अपने बेटे विहान के तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे कि बेटा बहू को कुछ कहे।
परंतु विहान को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे वह भी सहमति जता रहा हो। अपनी पत्नी की बातों को लेकर विहान चुप्पी साधे हुआ था और चुपचाप खड़ा हुआ सब सुन रहा था। विमला जी सोच रही थी कि जिस आदमी के आगे पीछे लोग होते थे, जिस आदमी को देखते ही लोग सलाम ठोकते थे, आज उसी आदमी की अपने घर में बेटे बहू इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, उसे बोझ कह रहे हैं। उसने बर्दाश्त ना हुआ। अपनी पत्नी का अपमान होते देख विमला जी कमरे में जाने लगी। दरवाजे पर अपनी बेटी और दामाद को खड़ा देखा और खुद को रोक न पाई। बेटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अपनी बहन और जीजू को सामने देख विहान और उसकी पत्नी कमरे में चले जाते हैं। ना ही नाश्ते पानी के लिए पूछती है वो और ना ही खाने के लिए कहती हैं। तब विमला जी रसोई में जाने लगती हैं तो उनकी बेटी सुनैना उन्हें रोक देती है और खुद जाकर चाय पानी का इंतजाम करती हैं। विमला जी आप बीती सारी बताती हैं और आंखों में आंसू लिए रोती हैं और अपने पिता रोनित बाबू से बोलती हैं, अजी मुझे इस घर से कहीं ले चलो। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहती जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं, जहां मेरे पति का अपमान होता है, मुझे वहां नहीं रहना। तब उसका दामाद सुनील कहता है कि मम्मी पापा आप इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? यह आपका घर है, ना कि भाई भाभी का है। आपका इस पर उनसे पहले हक है। वह आपको बोझ समझकर आपके साथ ऐसा करने वाले होते कौन हैं? और आप क्यों जा रही हैं घर छोड़कर? बेटी और दामाद की बात सुन विमला जी और रोनित बाबू को थोड़ी हिम्मत आती है। अब अपनी भाभी और भाई का रवैया देखकर सुनैना भी अपने पति को लेकर अपने ससुराल चली जाती है और ज्यादा दिन वहां नहीं रुकती। विमला जी रोज की तरह ही अपना काम निपटाती। बेटा बहू भी नाश्ता करते ही ऑफिस के लिए निकल जाते। अब रोनित बाबू भी सुबह से शाम तक गायब रहते। विमला जी के पूछने पर वह कह देते कि बस ऐसे ही बाहर की हवा पानी लेने के लिए गया था। घर में बैठकर भी क्या ही करूंगा और जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। विमला जी चुप हो जाती। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा। रोनित बाबू एक दिन अपनी पत्नी विमला जी से बोले कि विमला आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे, तुम खाने पीने का कुछ इंतजाम कर लेना, बाकी सामान मैं बाहर से ले आऊंगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब रोनित बाबू ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी और अपने दोस्तों को बुलाया। जब शाम में बेटे बहू ऑफिस से लौटे तो कई सारे बुजुर्गों को बैठा देख उसके तन बदन में आग लग गई कि क्या बात है, आज तो बुड्ढों की सेल लगी हुई है। यह कोई होटल नहीं है जो यहाँ सबको इकट्ठा किया हुआ है और बुढ़ापे में पार्टियां चल रही हैं। इस उम्र में आपको यह सब शोभा देता है क्या? भला इसका खर्चा कौन उठाएगा? आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता? तब रोनित बाबू बोले कि बेटा इस उम्र में हमें क्या शोभा देता है और क्या नहीं, यह हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। और तुम्हें क्या शोभा देना चाहिए तुम वह जान लो पहले। हाँ बेटा यह देखो मैं कितना नाश्ता लाया हूँ, चलो बहू तुम भी आकर कर लो नाश्ता। तब नेहा अपने ससुर को झिड़कते हुए कहती है कि तुम्हारे 2 कौड़ी का नाश्ता मैं छूना भी जरूरी नहीं समझती और यह मेरा घर पूरा गंदा कर दिया। तब विमला देवी बोली कि बहू कौन सा घर? यह घर मेरा है, मेरे पति का है, इस पर हमारा अधिकार है। और अगर घर गंदा कर भी दिया तो तुम कौन सा इस घर को साफ करती हो कभी? सारा काम तो मैं ही करती हूँ। सास के मुंह से यह सुनकर नेहा हैरान रह जाती है और अचंभे में पड़ जाती हैं कि बुढ़िया को किस बात का घमंड हो रहा है। तब रोनित बाबू के दोस्त बोलते हैं कि भैया बता भी दो कि यह पार्टी किस खुशी में रखी गई है। तब रोनित बाबू बोलते हैं कि मुझे मेरे दोस्त देवदत्त ने अपने बेटे की कंपनी में
अकाउंट की नौकरी लगवाई है, जिससे मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाती है। अब मैं अपने बेटे बहू पर बोझ नहीं हूँ और ना ही किसी के टुकड़ों पर पलता हूँ। पहले भी मेरी पेंशन आती थी, हालांकि पेंशन से इतने काम नहीं निकाल पाते थे, लेकिन अब मैं नौकरी भी करता हूँ और अपनी पत्नी और खुद को संभाल सकता हूँ। तो बहू, कान खोलकर सुनो, अगर मेरी पत्नी या मुझे दोबारा से बोझ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात तुम जान लो। और कितनी तुम्हारी औकात है, कितनी कौड़ी की तुम हो, यह तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्योंकि विहान बेटा, मैं तुम्हें बोझ नहीं समझता, इसलिए तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अपने लिए कोई अच्छा सा घर देख लो, जिसमें तुम साफ सफाई करके रह सको, झाड़ू पोछा सब काम के लिए अलग से मेड रख सको। मेरी पत्नी तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो जिंदगी भर तुम्हारा काम करती रहेगी। अब मैं अपने घर में सुकून के साथ अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहता। इसलिए चुपचाप से घर छोड़कर चले जाओ और कहीं और जाकर अपना इंतजाम कर लो। बेटा, अभी रिटायर हुए मुझे साल भर भी नहीं हुआ था और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तुम्हें हम बोझ लगने लगे। रोनित बाबू पूरे स्वाभिमान के साथ चिल्लाते हुए बोले। अपने ससुर का ऐसा रूप देख बहू सहम गई और बेटा विहान भी भौचक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उसे घर और काम के लिए मेड कितने में पड़ेगी। वह जोड़ घटाव में ही लीन हो गया। बेटा विहान, अपने पिता रोनित बाबू की आवाज सुन विहान की तंद्रा टूटी। रोनित बाबू बोले, जिस घर में मुझे बोझ और निठल्ला कहा जाता है, मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सुकून के साथ। इस साल मैंने जितने अपमान के घूंट पिए, अब वह मुझे हजम नहीं हो रहे हैं। अपने स्वाभिमान के साथ कोई और खिलवाड़ नहीं करूंगा। रोनित बाबू की बात सुन बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। बाजी अपने हाथ से जाती देख विहान ने अपनी पत्नी नेहा की तरफ इशारा किया और दोनों अपने पिता रोनित बाबू के पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। जब रोनित बाबू कोई जवाब नहीं देते तो वहां से हटकर अपनी माँ विमला जी के पैरों में गिर जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। माँ, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। तब विमला जी बोलती हैं कि बेटे, मुझे तुझसे कोई परेशानी नहीं है और ना ही मैंने तुझसे मुंह मोड़ा है, लेकिन मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ सुकून से। अब तुम अपने लिए कोई आशियाना अलग से बना लो, क्योंकि बेटे के प्रेम से अधिक मुझे मेरे पति का स्वाभिमान प्यारा है। बेटा विहान, हम पर तेरा अधिकार है। हम तुझे अपने घर का वारिस समझते हैं, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक यह घर हमारा है। हम यहाँ अकेले रहेंगे और हमारी मृत्यु के बाद घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें से एक हिस्सा तुम्हारा और दूसरा हिस्सा मेरी बेटी सुनैना का होगा। अब रोनित बाबू बोले कि उम्मीद करता हूँ बेटा तुम्हें हमारे फैसले से कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर बेटे बहू के मुंह लटक गए। अब उन्हें अपने लिए दूसरा घर ढूंढना ही पड़ा और जाकर किराए के मकान में रहने लगे। रोनित बाबू और विमला जी अपनी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। बेटे बहू समझ चुके थे कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर वह गलती ना करते तो शायद आज इतना कुछ उनके हाथ से ना जाता। उन्हें समझ आ गया था कि एक स्वाभिमानी आदमी के आत्मसम्मान को तार तार करना कितना घातक है। दोस्तों, माँ बाप को इतना दुख ना दें, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें कि उनका दिल आपके लिए पत्थर हो जाए, उन्हें आपके लिए कोई कठोर फैसला लेना पड़े और खुद से जुदा करना पड़े। लेकिन पता नहीं आजकल की संतान को क्या हो गया है, वह बूढ़े माँ बाप को अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। तो दोस्तों, रोनित बाबू ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया था
वह फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।